हेलो और मेरे छत्तीसगढ़ के साथियों को, अभ्यर्थियों को मेरा नमस्कार। मैं हूँ विनीता और इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास से प्रश्न कर रहे हैं। तो हमने स्टार्ट किया था मराठा काल, है ना। तो आज इस वीडियो में हम 3 टॉपिक कवर करेंगे। एक तो हम कवर करेंगे पुनः मराठा शासन, ठीक है। पुनः मराठा शासन करेंगे और प्रशासनिक व्यवस्था और कर व्यवस्था। तो 3 टॉपिक हम एक साथ देखेंगे। बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं है, तो इसलिए हम 3 टॉपिक एक साथ कर रहे हैं, ठीक है। और हमारा जो रेफरेंस बुक होगा ये एचआर पब्लिकेशन का वस्तुनिष्ठ किताब है। तो है ना, इसी से हम प्रश्न कर रहे हैं, ठीक है, जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं। चलिए हम देखते हैं आज का पुनः मराठा शासन से पहला सवाल। छत्तीसगढ़ में रघुजी तृतीय के शासन काल के समय निम्नलिखित घटना नहीं हुई थी, ठीक है। तो इसका उत्तर जी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटिश यात्री जॉर्ज फॉरेस्टर का छत्तीसगढ़ आगमन। क्योंकि जॉर्ज फॉरेस्टर जो है ये 1790 में आए थे, है ना, व्यंको जी के शासन काल में, है ना, व्यंको जी के शासन काल में, ठीक है। बाकी ये सारी घटना हुई थी। सती प्रथा का उन्मूलन भी हुआ था 1831 में। 1831 में धमधा के गोंड राजा का विद्रोह भी हुआ था 1830 में। और नरबली पर रोक लगी थी, है ना, 1900 क्या 42 या सॉरी 1843 में, 1843 से लेके 45 तक, ठीक है। तो चलिए अगला हम देखते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा जी, है ना, जॉर्ज फॉरेस्टर, ब्रिटिश यात्री जॉर्ज फॉरेस्टर का छत्तीसगढ़ आगमन। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। व्याख्या दिया हुआ है, देख लेते हैं। सती प्रथा का उन्मूलन 1831 में, धमधा के गोंड राजा का विद्रोह 1930 में, नरबली पर रोक 1843 से, यहाँ पे 1843 से 45, यहाँ पे 1930 दिया हुआ है, ये 1830 है जी, ठीक है। और जॉर्ज फॉरेस्टर का छत्तीसगढ़ आगमन ये 1790 में वेंको जी के शासन काल में, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। इस क्षेत्र को कब जिला कहा जाता था और प्रशासकों को जिलेदार कहा जाता था, ठीक। इसका उत्तर हो जाएगा 1830 से 1854 में, मराठों के टाइम पे। चलिए अगला प्रश्न है। जिलेदार व्यवस्था यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। मुख्यालय रायपुर था। रघुजी तृतीय जो जिलेदारी व्यवस्था थी उसको रघुजी तृतीय ने बनाया था, ठीक है। अवधि है इसकी 1830 से 1854 और कुल 8 जिलेदार नियुक्त हुए इनके शासनकाल में। प्रथम जिलेदार छत्तीसगढ़ में कृष्णराव अप्पा, अमृतराव अप्पा, सदरुद्दीन, दुर्गा प्रसाद, इंदुका राव, सखाराम बापू, गोविंद अप्पा और गोपाल राव अप्पा, ये थे अंतिम जिलेदार। तो आपको पहला, है ना, और अंतिम, ये तीनों ये दोनों एटलीस्ट याद होने चाहिए, इससे प्रश्न बनते हैं, ठीक है। पहले थे कृष्णराव अप्पा पहले जिलेदार और गोपाल राव अप्पा अंतिम जिलेदार। चलिए अगला है। छत्तीसगढ़ में प्रथम जिलेदार के रूप में किनकी नियुक्ति हुई थी? अभी अभी हमने व्याख्या में देखा, कृष्णराव अप्पा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में अंतिम जिलेदार के रूप में किनकी नियुक्ति हुई? अंतिम में गोपाल राव अप्पा, गोपाल राव अप्पा, ठीक। अगला है, छत्तीसगढ़ में जिलेदारों की नियुक्तिकर्ता कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा रघुजी तृतीय। आसान सवाल है जी, ठीक है, बहुत ज्यादा वक्त नहीं देंगे इन प्रश्नों पे।
निम्नलिखित में कौन रघुजी तृतीय के शासनकाल में छत्तीसगढ़ का जिलेदार नहीं था? तो इसका उत्तर हो जाएगा केशव गोविंद, क्योंकि केशव गोविंद जो थे ये सूबेदार थे। ठीक है, ये सूबेदार थे। अगला देखते हैं। रघुजी तृतीय के शासनकाल 1830 से 1854 में छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन से विद्रोह हुए? तो इसका उत्तर होना चाहिए, अच्छा यहाँ पे 3 दिए हैं ऑप्शंस। धमधा के गोंड जमींदार का विद्रोह हुआ था, सही है। बरगढ़ के जमींदार का विद्रोह भी हुआ था, तारापुर के विद्रोह का भी हुआ था, है ना। मुड़िया और या मौर्य विद्रोह ये हुआ था जी 1876 में। ठीक है, 1876 में ही हुआ था। और इसके नेतृत्वकर्ता क्या, हाँ नेतृत्वकर्ता इसके थे, क्या नाम मैं भूल रही हूँ, झाड़ा सिरहा जी, झाड़ा सिरहा इसके नेतृत्वकर्ता थे झाड़ा सिरहा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए, बी और सी, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। यहाँ पे व्याख्या दिया हुआ है। छत्तीसगढ़ में रघुजी तृतीय का शासनकाल 1830 से 1854 ईस्वी तक रहा। ठीक है, इस समय छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित विद्रोह हुए। धमधा के गोंड जमींदार का विद्रोह 1830 में, बरगढ़ के जमींदार का विद्रोह 1833 में, तारापुर का विद्रोह 1842 से 1854 और मेरिया विद्रोह हुआ था 1842 से 1863, है ना। तो ये 4 जो हैं ये इनके शासनकाल में हुए थे। जो मुड़िया विद्रोह है, ठीक है, ये 1876 में हुआ था, झाड़ा सिरहा, याद रखिएगा। चलिए अगला है। छत्तीसगढ़ में मराठा शासन में निम्नलिखित स्थानों में विद्रोह हुए। ठीक, तो इसका उत्तर हो जाएगा धमधा में भी हुआ था, बरगढ़ में भी हुआ था, तारापुर में भी हुआ था, कवर्धा में नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 4, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के पूर्व निम्नलिखित ताहूतदारी नहीं थी। तो ताहूतदारी, अच्छा पूर्व पूछा है ना, ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के पूर्व, तो इसका उत्तर हो जाएगा जी संजारी, है ना। ताहूतदारी नहीं थी, संजारी। तो संजारी जो है ना, ये चार्ल्स इलियट जो थे, है ना, इन्होंने ये ताहूतदारी बनाई थी 1858 में, संजारी को। ठीक है, बाकी ये सिरपुर भी था, लोरमी भी था और तरेंगा भी था स्थापना, ब्रिटिश सत्ता की स्थापना से पहले। और इसके अलावा एक था लवन, ठीक है, ये भी था, एक लवन भी था। तो बाद में जो बना ये संजारी बना था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा संजारी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला यहाँ पे व्याख्या दिया हुआ है। छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश सत्ता स्थापना के पूर्व लवन 1848 में, सिरपुर 1843 में, लोरमी 1826 में और तरेंगा 1828 में ताहूतदारी थी। जबकि ब्रिटिश सत्ता के पश्चात चार्ल्स इलियट द्वारा संजारी 1858 की स्थापना की गई। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन रघुजी तृतीय के शासनकाल में छत्तीसगढ़ का जिलेदार नहीं था? जिलेदार नहीं था पूछा गया है, इसका उत्तर हो जाएगा केशव गोविंद। ऐसा प्रश्न हमने किया है ना अभी थोड़ी देर पहले। चलिए अगला देखते हैं। धमधा के गोंड राजा के विद्रोह के समय नागपुर के भोसला शासक कौन थे? इसका उत्तर भी आप सभी को पता है, रघुजी तृतीय। ठीक, चलिए अगला हम देखेंगे प्रशासनिक
व्यवस्था से प्रश्न, है ना। तो प्रशासनिक व्यवस्था से प्रश्न है, ठीक है। परगना पद्धति के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में प्रांतों को परगनों में विभाजित किया गया था, जिसका अधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा जी कमाविजदार, ठीक है। ये परगना पद्धति का प्रमुख होता था, है ना। ये परगना पद्धति का प्रमुख होता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। व्याख्या दिया हुआ है, परगना पद्धति के सूत्रधार बिंबाजी भोसले, किंतु परगना पद्धति को लागू करने वाले सूबेदार विठ्ठलराव दिनकर थे। यह परगना मराठा प्रशासन का एक अंग था, जिसके प्रमुख को कमाविजदार कहा जाता था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं हम। कहां से आ गया, ठीक। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में मराठा शासन में परगने का प्रमुख अधिकारी कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा कमाविजदार। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में मराठा प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, कौन सा कथन सत्य है पूछा गया है। तो इसका उत्तर आप याद रखिएगा, मराठों का छत्तीसगढ़ के खालसा क्षेत्र पर प्रशासकीय नियंत्रण, ये आपका सही उत्तर होगा। मराठों का छत्तीसगढ़ के खालसा क्षेत्र पर प्रशासकीय नियंत्रण, ठीक। अगला देखते हैं। इस राज्य में मराठा शासन काल में मुकासा ग्राम का अर्थ क्या था? तो मुकासा ग्राम का अर्थ था जी दान दिया गया ग्राम, दान में दिया गया ग्राम। मुकासा का मतलब दान में दिया गया ग्राम। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी मराठा कालीन छत्तीसगढ़ में परगना के अधिकारी एवं उसका दायित्व सुमेलित है? ठीक, तो इसका उत्तर हम देख लेते हैं। कमाविजदार, नागरिक, सैनिक एवं वित्तीय दायित्वों का वहन, ये तो सही लग रहा है मुझे। बढ़कर परगना के आय व्यय का हिसाब रखना, ये नहीं है। बरार पांडे, परगना की लेखों की सुरक्षा, ये भी गलत है। फडणवीस, परगना के राजस्व अभिलेखों को तैयार करना, ये भी गलत है। तो इसका उत्तर सिर्फ यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, कमाविजदार, नागरिक, सैनिक, वित्तीय दायित्वों का वहन, ठीक। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे व्याख्या दिया हुआ है, हम पढ़ लेते हैं एक बार सरसरी निगाह से। भोसला शासकों ने अपना शासन संचालित करने के लिए अनेक अधिकारियों की नियुक्ति की। इन पदों का विवरण इस प्रकार है। सूबेदार, सूबा शासन का सर्वोच्च अधिकारी जो भोसला शासकों के प्रतिनिधि के रूप में शासन करता था। यह सैनिक, दीवानी व फौजदारी मामले का विभाग का प्रमुख होता था। उसके बाद है कमाविजदार, परगना का सर्वोच्च अधिकारी जो सूबेदार के प्रति उत्तरदायी होता था। अपने क्षेत्र में शांति सुरक्षा के साथ साथ राजस्व वसूली जैसे कार्यों का निर्वहन करता था। और जो गौटिया थे, ये ग्रामीण स्तर पर सर्वोच्च अधिकारी, सर्वोच्च पद पर होता था, जिसका प्रमुख कार्य ग्रामीण शासन का संचालन करना था। यह कलचुरी कालीन पद था, जो मराठा काल में यथावत बना रहा, ठीक है। अगला देखते हैं। पटेल, मराठा काल में सृजित नया पद, मराठा काल में सृजित नया पद जो लगान के निर्धारण व वसूली में सहायता करता था, ठीक है। और फिर फडणवीस,
आय व्यय का हिसाब रखने वाला सर्वोच्च लेखा अधिकारी। ठीक है, फिर आ जाते हैं बरार पांडे। यह प्रत्येक गांव के कृषि उत्पादकता के आधार पर लगान निर्धारण करता था, लगान का निर्धारण करता था। ठीक है, और पंडरी पांडे या पंडरी बोल दीजिए, मादक द्रव्य से होने वाली आय का हिसाब रखने वाला अधिकारी होता था। और पोतदार जो होते थे, ये राजकोष अधिकारी था, जो परगने के आय व्यय का हिसाब रखने अर्थात खजांची के रूप में कार्य करता था। और जो बड़कर थे, बड़कर की सामान्य स्थिति की सूचना, परगने के सामान्य स्थिति की सूचना कमाविसदार को देता था। और कोटवार होते थे गौटिया और पटेल का सहयोग करना। और पौनी जो थे ये विशेष सेवादार होते थे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, मराठा प्रशासन के दौरान छत्तीसगढ़ में ग्राम प्रधान के पद को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका उत्तर हो जाएगा गौटिया। ग्राम प्रधान को गौटिया कहते थे। अगला है, बढ़कर अपने कार्यों की सूचना किसे देता था? बढ़कर अपने कार्यों की सूचना कमाविसदार को देता था। ठीक है, अगला है, छत्तीसगढ़ में मराठा प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, तो देखते हैं। प्रशासनिक इकाई परगना का मुख्य अधिकारी कमाविसदार होता था, सही है। ग्राम प्रशासन गौटिया के द्वारा संपादित होता था, ये भी सही है। भू राजस्व वसूली के लिए कोटदार की नियुक्ति की गई थी, ये गलत है, क्योंकि भू राजस्व की वसूली के लिए पटेल का पद था। ठीक है, और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतें न्याय करती थी, तो ये भी सही है। तो इस प्रश्न के आधार पर इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ में मराठा शासन के दौरान राजकोष अधिकारी का नाम क्या था? तो इसका उत्तर जी पोतदार। ठीक है, ये जो पोतदार थे ये राजकोष अधिकारी हुआ करते थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ दी हुई है परगना व्यवस्था के अधिकारी और उनके दायित्व। चलिए मिलान करते हैं। कमाविसदार परगने के प्रशासन का प्रमुख, फडणवीस परगने के आय व्यय का प्रभारी, गौटिया गांव का प्रमुख, और जो बढ़कर थे वो परगने की सामान्य स्थिति की सूचना देना। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 1 4 3, 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है आपको। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में मराठा शासन के दौरान गांवों का दौरा करने वाले और भू राजस्व की जानकारी एकत्र करने वाले अधिकारी को क्या नाम दिया गया था? तो इसका उत्तर है जी, जो घूम घूम करके है ना दौरा करके भू राजस्व की जानकारी एकत्र करता था, उसका नाम था बरार पांडे। ठीक, अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ में मराठा प्रशासन के अंतर्गत परगना पद्धति में निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो फडणवीस परगने के आय व्यय का हिसाब रखता था, ये तो सुमेलित है। बढ़कर लगान संबंधी दस्तावेज तैयार करना, ये भी सुमेलित है। बरार पांडे सरकारी संपत्ति की सुरक्षा करना, ये गलत है। पोतदार परगने की आमदनी का हिसाब रखना, ये भी सही है। जो बरार पांडे था जी, ये है ना लगान का निर्धारण करता था। ठीक है, लगान का निर्धारण, बरार पांडे जो था ये लगान का निर्धारण करता था। तो इस प्रश्न के आधार पर इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है,
निम्नलिखित में से किसने छत्तीसगढ़ में मराठा शासन के दौरान आय और व्यय का हिसाब रखा? तो इसका उत्तर हो जाएगा फडणवीस। आय व्यय का हिसाब रखने वाला फडणवीस कहलाता था। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में पौनी का अर्थ क्या होता है? इसका उत्तर हो जाएगा विशेष सेवादार। पौनी का अर्थ जो है विशेष सेवादार। अगला है, मराठा कालीन परगनों में सेबंदी व्यवस्था किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर आप याद रखिएगा, सेबंदी जो होते थे वो पुलिस विभाग में थे। ठीक है, तो सेबंदी व्यवस्था जो थी वो पुलिस व्यवस्था थी। चलिए अगला देखते हैं, व्याख्या है, मराठा काल में कमाविजदार के अधीन सेबंदी होते थे जो गांवों, कस्बों और नगर में पुलिस चौकियों में रहते थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ की राजस्व प्रणाली में खालिस्तान का पद ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा उसी समय समाप्त कर दिया गया था जब उन्होंने शुरू में छत्तीसगढ़ को नियंत्रण में लिया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा जी पटेल। जो पटेल का पद था ये पद उन्होंने समाप्त कर दिया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार लगाइए। तो चलिए लगाते हैं, इस राज्य पर मराठा आक्रमण, सबसे पहले तो यही हो जाएगा। ठीक है, फिर हो जाएगा सूबेदारी व्यवस्था। ठीक है, इस राज्य में सूबेदारी व्यवस्था का प्रारंभ। फिर हो जाएगा रतनपुर से रायपुर राजधानी का स्थानांतरण। ठीक है, उसके बाद होगा सती प्रथा का उन्मूलन। तो 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4 ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पे व्याख्या दिया हुआ है, 1741 में भास्कर पंत ने इस राज्य पर आक्रमण किया, है ना, मराठा आक्रमण हुआ। और 1788 में वेंकोजी भोसले सूबेदारी व्यवस्था। फिर हो जाएंगे 1818 में एगेन्यू, रतनपुर से रायपुर राजधानी का स्थानांतरण। फिर 1831 में रघुजी तृतीय, सती प्रथा का उन्मूलन। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, मराठा कालीन छत्तीसगढ़ की पंचायती व्यवस्था में ये कथन दिए हुए हैं और सही विकल्प का चयन करना है। देखते हैं, एक सदस्य सरकारी कर्मचारी होता था, सही है। पंचायतों का फैसला न्यायालयों में भेजा जा सकता था, तो ये भी सही है। तो इस प्रश्न के आधार पर ऑप्शन नंबर ए, दोनों कथन सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। रतनपुर के मराठा शासक अपने प्रशासनिक दस्तावेजों में निम्नलिखित भाषा का प्रयोग करते थे। तो इसका उत्तर जी मराठी भाषा का उपयोग करते थे। ठीक है, अगला देखते हैं, इस राज्य में मराठा शासन काल में रक्षाबंधन के अवसर पर कमाविजदार को दिए जाने वाले उपहार को क्या कहा जाता था? तो इसका उत्तर हो जाएगा टीका और नजराना। अगला प्रश्न है, मराठा काल में परगनों के फसलों की दशा एवं अन्य सूचना भेजने वाले अधिकारी का पदनाम क्या था? तो इसका उत्तर हो जाएगा जी बड़कर। ठीक है, अगला देखते हैं, फडणवीस किस शासनकाल का राजस्व अधिकारी था? तो इसका उत्तर भी है बहुत स्वाभाविक सा है, मराठा शासन। फडणवीस मराठा कालीन राजस्व अधिकारी था जो परगने में होने वाली संपूर्ण आय व्यय का विवरण रखता था और इसकी सूचना वो
कमोविजदार को देता था। अगला है लेखक बाबू रेवाराम इस राज्य के किस काल से संबंधित थे? तो इसका उत्तर मराठा काल से संबंधित थे। बाबू रेवाराम मराठा कालीन लेखक थे, बहुत प्रसिद्ध थे। ये रतनपुर के निवासी थे। इन्हें छत्तीसगढ़ का प्रथम इतिहासकार भी माना जाता है। इन्होंने तारीखे है वंशी, रतनपुर का इतिहास, रत्न परीक्षा जैसी रचनाएं भी लिखी है। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। बाबू रेवाराम कहाँ के निवासी थे? बाबू रेवाराम रतनपुर के निवासी थे। ठीक, यहाँ पे हमारा मराठा कालीन प्रशासनिक व्यवस्था समाप्त होता है। अगला हम देखेंगे मराठा कालीन कर व्यवस्था। ठीक है, प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में मराठा कालीन कर एवं उसका अर्थ सुमेलित नहीं है? ठीक है, एक मिनट में। ठीक है, तो देखते हैं। टकोली, जमींदारों द्वारा देय वार्षिक नजराना, ये तो सही है। आबकारी, मादक पदार्थों और शराब के विक्रय के लिए लाइसेंस शुल्क, ये भी सुमेलित है। सायर विक्रय कर, ये भी सुमेलित है। पंडरी गैर कृषि व्यवसायों पर कर, ये भी सुमेलित है। सेवाई पशुओं पर लगाया जाने वाला कर, ये सुमेलित नहीं है। ये जो सेवाई है ये अर्थदंड या जुर्माना है ना, अर्थदंड या जुर्माना हुआ करता था। ठीक है, तो ये वाला उत्तर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, सेवाई। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पे दिया हुआ है व्याख्या, एक बार देख लेते हैं। भोसला शासकों की आय का प्रमुख स्रोत भूमि कर था। ठीक है, इसके अलावा निम्नांकित कर भी लिए जाते थे, जैसे टकोली जमींदारों द्वारा देय वार्षिक नजराना होता था। सायर था जो आयात निर्यात एवं विक्रय कर। ठीक है, और कलाली जो था मादक पदार्थों और शराब के विक्रय के लिए लाइसेंस शुल्क होता था। ये आबकारी कर भी होता था, इसको कलाली को आबकारी कर भी कहते हैं। पंडरी जो था गैर कृषि व्यवसायों पर कर था। और सेवाई ये कई अस्थायी करों का समूह था, जिसको अर्थदंड या जुर्माना राशि भी कहते हैं। और जमींदारी कर होते थे आयात किए हुए अनाज पर लगाया गया कर। ठीक, अगला देखते हैं, प्रश्न पे चलते हैं। मराठा काल में सेवई या सेवाई क्या था? तो इसका उत्तर हो जाएगा अर्थदंड या जुर्माना। सेवाई को याद रखिएगा आप, सेवई या सेवाई और इस तरह से लिखा जाता है ना। तो इसका प्रश्न ज्यादा बनते हैं सेवाई से, तो इसका उत्तर याद रखिएगा अर्थदंड या जुर्माना। अगला देखते हैं, मराठा कालीन छत्तीसगढ़ में सेवाई निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका उत्तर हो जाएगा जुर्माना। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में मराठा शासनकाल में दिया गया भूमिदान एवं उसका अर्थ सुमेलित नहीं है? तो चलिए देखते हैं। मोकासा ब्राह्मणों को दान में दिया गया गांव, ये सही है। धर्मदाय धर्म के नाम पर दान में दिया गया गांव, ये भी सही है। देवस्थान मंदिर के नाम पर दान में दिया गया गांव, ये भी सही है। नामनुक जो होता था ये सही नहीं है, क्योंकि नामनुक जो था ये भी ब्राह्मणों को दान में दिया गया गांव है ना, वो वही कहलाता था, ब्राह्मणों को दान में दिया गया गांव। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा जी नामनुक, ऑप्शन नंबर 4। अगला देखते हैं। अगला है मराठा कालीन छत्तीसगढ़ के सन
1818 के पूर्व प्रचलित दर के अनुसार एक मन में कितनी पंसेरी होती थी? तो एक मन में जी 8 पंसेरी होती थी। एक मन में 8 पंसेरी होती थी। चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ में सूबा शासनकालीन एगेन्यू द्वारा वर्णित निम्नलिखित टैक्स को सुमेलित कीजिए। तो जो सेवाई था वो जुर्माना से प्राप्त रकम होता था। मोकासा ब्राह्मणों को दान में दिए गए गांव। महल होता था खालसा जमीन पर टैक्स, और पट्टी जो होता था वो घरों पर लगाया गया टैक्स। तो इसका उत्तर हो जाना होगा 3, 1, 2, 4। 3, 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं, अगला प्रश्न करते हैं। यहाँ पे व्याख्या दिया हुआ है ना, एक बार देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में सूबा शासनकालीन कर व्यवस्था। टकोली जो था ये जमींदारी कर था। सायर आयात निर्यात कर। कलाली ये आबकारी कर। पंडरी गैर कृषकों से लिया जाने वाला कर। सेवई या सेवाई अनेक छोटे छोटे अस्थायी करों का समूह। क्या लिखा हुआ है, इसे जुर्माना से प्राप्त राशि है ना, मतलब आप कुल मिलाकर के समझ लीजिए जो सेवाई है और सेवाई जो है वो अर्थदंड या जुर्माना। ठीक है। मोकासा ब्राह्मणों को दान में दिए गए गांव, और महल ये होता था खालसा भूमि पर टैक्स है ना, और पट्टी जो था ये घरों पर लगाया जाने वाला कर, और जो जमींदारी कर था वो आयातित अनाज पर लिया जाने वाला कर था, जिसकी दर प्रति गाड़ी के पीछे 3 पाइली थी। ठीक है। आयातित अनाज पर लिया जाने वाला कर था, इसकी दर प्रति गाड़ी के पीछे 3 पाइली थी। जब प्रश्न को बहुत ज्यादा टफ करना होता है ना जी, तब इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसकी दर प्रति गाड़ी के पीछे 3 पाइली थी, है ना। अगर उसका मन करेगा तो आयोग का इस तरह के प्रश्न पूछ लेगा। चलिए अगला हम देखते हैं। अगला यहाँ पे है नहीं, प्रश्न यहाँ पे समाप्त हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न हमारे समाप्त हुए। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत मदद मिली होगी, और फिर इसके बाद हम कुछ और टॉपिक देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। आप सभी साथियों को परीक्षा की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया और आभार।